नमस्कार दोस्तों, ईपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपलसरी हिंदी में पहले वीडियो में हमने आपको भाषा के बारे में बताया था। अब पॉइंट है व्याकरण, क्योंकि भाषा व्याकरण लिपि में से एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है और उस प्रश्न को आपके लिए देते हैं। अब वो व्याकरण में से देते हैं या भाषा में से देते हैं या फिर लिपि में से देते हैं, ये तो उसी समय पता लगता है कि कहाँ से प्रश्न बनकर के आया है। तो पहला पॉइंट हमने भाषा के बारे में बताया था। अब दूसरा पॉइंट है व्याकरण। बात यह है कि व्याकरण है क्या चीज। वैसे व्याकरण की परिभाषा लिखी है। दरअसल बात क्या है कि कोई भाषा जो होती है उस भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, शब्दों में संधियों का होना और उसमें समासों का होना या फिर इन सारे नियमों को एक योजनाबद्ध तरीके से लिखित रूप में जब दिया जाता है या योजनाबद्ध तरीके से या नियमबद्ध तरीके से जब इसको लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे व्याकरण कहा जाता है। बिल्कुल सही है। किसी भी भाषा को, क्योंकि जो भाषा होगी उस भाषा की अपनी न्यारी व्याकरण होगी, अलग व्याकरण होगी, उस अपनी व्याकरण के मुताबिक चलेगा। उसमें उसके वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का तालमेल, आपस में उनका विलोम शब्द होना और क्या है पर्यायवाची शब्द होना, बहुत कुछ सारे शब्द हैं। तो उनको एक समयोचित तरीके से, नियमबद्ध तरीके से जहाँ प्रदर्शित किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। खैर चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम व्याकरण की परिभाषा की कि व्याकरण है क्या। कि व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों को होता है विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। हाँ, बिल्कुल सही है कि जो व्याकरण होता है या व्याकरण जो शब्द है उसका स्वयं का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, यानी किसी शब्द का क्या करना? विश्लेषण करना। या फिर हम उसको अन्यथा या अन्य दूसरे रूपों में बोले कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। यानी जो व्याकरण शब्द है वो किसी भाषा का विश्लेषण करके, है ना, विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। जो रचना है उसमें शब्दों को विश्लेषित कर करके उसकी स्वयं की स्पष्टता को प्रदर्शित करता है। बच्चों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरी परिभाषा और भी बताइए, कहाँ है? लेखकों ने कि व्याकरण वह शास्त्र है। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। बिल्कुल सही है। व्याकरण एक वह शास्त्र है, एक वह विधा है, एक वह मूल मंत्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने के लिए या लिखने का बोलने का जिस भी प्रकार से हम उसको प्रकट करते हैं उसे प्रकट करने का हमें क्या है? ज्ञान कराता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों आगे है, व्याकरण की एक न्यारी स्थिरता होती है भाषा में, यानी भाषा व्याकरण के आधार पर एक स्थिरता को प्राप्त होती है। स्थिरता का मतलब है कि व्याकरण के अंदर शब्दों की उत्पत्ति होना, शब्दों की व्युत्पत्ति होना, शब्दों में वर्णों से शब्द बनना, शब्द से पद बनना, पद से वाक्य का निर्माण होना और वाक्य के निर्माण के बाद एक रचना का निर्माण होना। तो ये सभी किस में आते हैं? व्याकरण में आते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? व्याकरण ही कहलाते हैं। तो ये किसी भी भाषा को, ये जो व्याकरण होती है वह किसी भी भाषा को अपने नियमबद्ध तरीके से उसको एक स्थिरता प्राप्त कराती है, उसको एक महत्वपूर्णता प्रदान करती है बच्चों, जिससे वह एक भाषा का रूप माना जाता है। दरअसल बात यह है कि भाषा जो भी है वो अपने व्याकरण के आधार पर एक श्रेष्ठता को और कम श्रेष्ठता को प्राप्त हुई होती है। संस्कृत है, जैसे संस्कृत की एक बहुत अच्छी व्याकरण है। उसके बाद हिंदी है जो संस्कृत से ही उसकी व्याकरण का निर्माण किया गया है। तो हिंदी की अपनी न्यारी व्याकरण है, वह अपने व्याकरण के आधार पर अपनी स्थिरता को प्राप्त किए हुए है, देश में एक भाषा का रूप लिए हुए है। तो
भाषा है वो समस्त भाषाएं अपनी व्याकरण के आधार पर स्वयं को स्थिर बनाए हुए हैं, स्वयं को मजबूती प्रदान किए हुए हैं। चलिए बच्चों, आगे क्या कहा है कि जो व्याकरण के अंग हैं, कि व्याकरण के अंग भाषा की मूल ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। दरअसल बात क्या है कि व्याकरण, हम सबसे पहले वर्ण का ज्ञान करते हैं, वर्ण के बाद हम क्या है बच्चों, वर्णों के बाद अक्षरों का यानी शब्दों का ज्ञान करते हैं, शब्दों के बाद पदों का ज्ञान करते हैं, और पदों के बाद वाक्य निर्माण के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस चीज के बारे में पहले ही बताया था कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य निर्माण क्या होता है। पहली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा लिख करके भी समझाया है, फिर भी लिख के बताया। व्याकरण के अंग भाषा की मूल ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। लिखित चिन्हों को, है ना, जो मूल ध्वनि होती है उसको उच्चारित किया जाता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जो लिखित करके दिया जाता है उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं, है ना। तो लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। वर्णों के आपस में, अक्षरों के आपस में मिलने से क्या है, शब्द बनते हैं और पद बनते हैं। इससे वाक्य का निर्माण होता है। शब्द और पदों को जब परस्पर मिलाया जाता है, आपस में संजोया जाता है, तो वह एक वाक्य का निर्माण करते हैं। बच्चों, वाक्य निर्माण होता तो है, लेकिन इस व्याकरण, क्योंकि अब बात व्याकरण की आ रही है कि ये व्याकरण के 4 अंग होते हैं। बिल्कुल सही है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। बच्चों, ये चार क्या होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं। बिल्कुल सही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार की, कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या होता है। वैसे वर्ण के बारे में हमने पहले ज्ञान कर लिया था। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य के बारे में हमने भाषा के अंतर्गत पढ़ लिया था, भाषा के बीच में पढ़ लिया था, भाषा का अध्ययन कर रहे थे तब पढ़ लिया था। लेकिन फिर एक बार चलिए, क्योंकि ये व्याकरण के अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है वर्ण विचार, तो इसके अंतर्गत बच्चों वर्णों से जो संबंधित हैं, वर्णों से संबंधित उनके आकार, जो वर्णों से संबंधित जो शब्द होते हैं उनके आकार, उनका उच्चारण, उनका वर्गीकरण, उनके मेल से बने हुए शब्दों का निर्माण, मेल से बने हुए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया, ये समस्त किस में आता है? वर्ण विचार में आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये समस्त किस में आता है? वर्ण विचार में आता है। कि इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं उनका उच्चारण करना, उनके आकारों का ज्ञान कराना, उनका वर्गीकरण कराना, और उनके स्वयं के निर्माण, यानी स्वयं उनसे शब्दों का जो निर्माण होता है, उन शब्दों के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, उन समस्त का ज्ञान हमें किससे होता है? वर्ण विचार से होता है। चलिए अगला दूसरा जो प्रकार है इसमें बच्चों, दूसरा प्रकार है इसमें शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार है। चलिए शब्द विचार के बारे में भी हम बताएंगे आपको। दूसरा है बच्चों शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। देखिए, इससे पहले हमने किसके बारे में ज्ञान किया था? वर्ण विचार के बारे में ज्ञान किया था। अब बात आती है शब्द विचार के बारे में। तो इसमें शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति है। क्या? शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्दों के प्रकारों का उल्लेख होता है। शब्दों के प्रकारों का उल्लेख होता है किसमें? शब्द विचार में। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि शब्द विचार में जो होते हैं उसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रचना आदि के साथ शब्दों के समस्त प्रकारों का क्या होता है? उल्लेख होता है। जैसे इसमें शब्दों
इसमें शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रचना व उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, भेद, व रचना, हाँ बिल्कुल, रचना आदि के साथ शब्दों के प्रकारों का उल्लेख होता है। रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। जैसे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। बिल्कुल सही है। इसमें शब्दों के भेद कितने होते हैं, उसकी उत्पत्ति क्या होती है, उसकी व्युत्पत्ति क्या होती है, उसकी रचना क्या होती है, उस रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये समस्त का सबका ब्यौरा हम किस में पढ़ते हैं, शब्द विचार में पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है बच्चों क्या, पद विचार। क्या है बच्चों, पद विचार है तीसरा प्रकार। अब पद विचार में क्या होता है कि इसमें जो होता है इसमें शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। इसमें शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, इसमें जो होता है बच्चों, इसमें शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया, पद निर्माण की प्रक्रिया, इसमें शब्द निर्माण से इसमें शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया और पद निर्माण की प्रक्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। और पद के विविध रूपों का क्या होता है बच्चों, वर्णन होता है। पद के विविध रूपों का क्या होता है बच्चों, वर्णन होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें शब्द से पद कैसे बनाए जाते हैं, निर्माण कैसे किया जाता है, उसका ब्यौरा होता है। और पद के विविध रूप यानी किस किस रूप में पद होते हैं या पद के कौन कौन से रूप होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अब लास्ट है इसका चौथा प्रकार, वाक्य विचार। क्या है बच्चों, वाक्य विचार। अब इस वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य विचार में देखिए इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उनके भेद, इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, यानी वाक्य से संबंधित का मतलब है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया होती है और उसके बाद उसके के भेद क्या होते हैं, अन्वय क्या होता है, विश्लेषण संश्लेषण क्या होता है, भेद के बाद अन्वय, विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद रचना, वाक्य रचना। हाँ बिल्कुल, वाक्य रचना किस प्रकार की होती है उस रचना के बारे में भी होता है ब्यौरा। और उसके बाद अव्यय तथा वाक्य निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, फिर अव्यय का ज्ञान भी इसमें कराया जाता है। अव्यय तथा वाक्य निर्माण
क्या होती है? प्रक्रिया होती है। वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। इसमें वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का क्या होता है बच्चों? उल्लेख होता है। बिल्कुल सही है। ये समस्त हमारे व्याकरण के क्या है? अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में भी बताया था, शब्द विचार में भी है, पद विचार में भी है, वाक्य विचार में भी है। ये हमारे समस्त क्या है? व्याकरण के अंग हैं। चलिए बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ज्ञान कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।